Hello students, welcome in the Vigyanansh channel, class 10th science and the chapter number 8, how do organisms reproduce? जो जीव है ये जन्म किस प्रकार करते हैं, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। फ्रॉम द वर्ड रीप्रोड्यूस, री का मतलब होता है द्वारा, प्रोड्यूस होता है उत्पन्न करना, अपने आप को द्वारा से उत्पन्न करना ही क्या है, रिप्रोडक्शन है। हम जानते हैं कि डॉगी के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पप्स, है ना, पपी बोलते हैं। वो बिल्कुल डॉग जैसे ही होते हैं। तो उन्होंने अपने आप को द्वारा से पैदा किया होता है, अपने जैसे जीवों को पैदा किया होता है। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ डू द ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ दमसेल्फ। ऐसा क्यों होता है कि ऑर्गेनिज्म की जो जनरेशन होती है वो लगभग उसके जैसी होती है। इट इज सिमिलर, नॉट आइडेंटिकल। पर क्वेश्चन ये है कि सिमिलर भी क्यों होती है। ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि जो कुत्ते की जनरेशन है वो बिल्लियां क्यों नहीं पैदा हो जाती। तो उस पर थोड़ी हम बात करेंगे। और जेनेटिक डीएनए किस तरह से काम करता है, डीएनए कॉपिंग क्यों जरूरी है, और जो न्यू बॉर्न बेबीज है उसको किस तरह से जो वेरिएशन है वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है। या कुछ न्यू बॉर्न बेबीज जब होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज या न्यू यंग वंस होते हैं, तो जो यंग वंस होते हैं वो उनकी डेथ क्यों हो जाती है। ऐसे यंग वंस जो विद लॉट ऑफ वेरिएशंस होते हैं, जिनमें बॉडी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाती है, उनकी डेथ क्यों हो जाती है, इस पे हम बात करेंगे। वाई दे कांट रिमेन अलाइव ऑन दिस अर्थ एंड हाउ वेरिएशंस आर नेसेसरी फॉर द स्पीशीज। हम इन 3 पॉइंट्स को लेके आज हम बात करेंगे। सो विद अ पॉजिटिव माइंड लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा डीएनए पे बात करते हैं बेटे। जब हम अपने सेल का न्यूक्लियस डिजाइन करते हैं तो हम देखते हैं न्यूक्लियर पोर्स हैं, राइट, है ना, ऐसे न्यूक्लियर मेंबर रहती है और जो उसके बीच में ये स्पेस होता है इसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसमें थ्रेड लाइक हम क्या कहते हैं, दिस इज अ क्रोमेटिक मटेरियल। जब सेल डिवाइड होने लग पड़ता है तो यही जो क्रोमेटिक मटेरियल है इट चेंज लाइक दिस, है ना, तब इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए क्रोमोसोम। दोनों में फर्क है। जब तक सेल क्या है नहीं कर रहा है तब इसकी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या कहा, क्रोमेटिन कहा। जब ये स्ट्रक्चर में आ गया तो हमने इसको क्या बोलना शुरू कर दिया, दीज आर द क्रोमोसोम, राइट। अब हम क्रोमोसोम को अंदर देखते हैं तो क्रोमोसोम में हम क्या कहते हैं, दिस इज ए डीएनए। क्या रहता है, डीएनए इज अ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, करते हैं ना। जब डीएनए की बात करते हैं तो बेटे इसमें 3 चीजों की हम बात करते हैं। एक तो सबसे पहले इसके अंदर क्या रहते हैं, हैनी 10th के अंदर मैं वैसे आपसे बात करूंगा, नाइट्रोजनस बेस रहते हैं। ये आगे फिर से 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड, ठीक है, पिरिमिडिन। ये हम बात करते हैं एडेनिन, ठीक है, ग्विनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। एक और भी रहता है दैट इज यूरेसिल, लेकिन वो आरएनए के अंदर होता है, डीएनए के अंदर नहीं होता है। तो हम इन 4 की बात करेंगे। क्या क्या कहा मैंने, इसमें 2 प्यूरिन है और 2 क्या है, पिरिमिडिन है। तो एडेनिन, ग्विनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है। एक इसके अंदर शुगर ही, वो हमें नाम से पता लग गया क्या है, डी ऑक्सी राइबोस शुगर। और ठीक है, राइबोस नाइट्रोजन में बेस हो गया और साथ में क्या रहता है, इसमें फॉस्फोलिपिड्स का बॉन्ड रहता है, तो हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करेंगे, राइट। तो इन चीजों से जुड़ के बना। जब भी हम किसी डीएनए को डिजाइन करते हैं तो जैसा कहा जाता है इसके अंदर फिक्स डिस्टेंस रहता है, ठीक है, हम इस तरह से इसको डिजाइन करते हैं। ये सिर्फ आपको थोड़ी सी आउटलाइन दे रहा हूँ 10th में, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जिन्होंने आगे मेडिकल रखना उनके लिए आ जाएगी, राइट। तो हम जब इनमें बात करते हैं तो इस तरफ से जैसे हमारे पास अगर क्या जुड़ रहा है, एडेनिन, तो सामने कौन होता है, टी। ए के सामने क्या आता है, टी, और विद डबल बॉन्ड। ध्यान रखिए, ए सदा टी से जुड़ेगा और जी किससे जुड़ेगा, सी से जुड़ेगा, और बीच में क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो ए टी, बीच में क्या आ गया, जी सी। कोई ऐसा फिक्स नहीं है, सी इधर हो सकता है, जी इधर हो सकता है, टी इधर हो सकता है, ए ऐसे हो सकता है, ठीक है। हम तब बोलते हैं इसको कि ये डीएनए इस तरह से, ठीक है। डीएनए का डबल ये हेलिकल मॉडल है, गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने डबल मॉडल दिया था, राइट। अब होता क्या है, जब भी एक सेल ने क्या बनना होता है बच्चे, 2 बनना है। एक सेल से 2, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कहां से शुरू होती है, ह्यूमन की लाइफ किससे शुरू होती है, जाइगोट से। जाइगोट सिंगल सेल, एक ही सेल होता है ना। फिर एक से क्या बनते हैं हम, 2, 2 to 4, है ना, फिर 4 to इस तरह बढ़ते चले जाते हैं।
लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, या हमने अमीबा को देखा था, अमीबा क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इट विल डिवाइड एंड फॉर्म लेटर ऑन टू इंडिविजुअल, ठीक है, पहले न्यूक्लियस। तो जब हम बात करें किस तरह से ये प्रोसेस चल रही है बेटे, ये प्रोसेस ही तो इंपॉर्टेंट है। तो जब भी एक सेल ने दूसरे में जाना है, अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन के अंदर, हम जानते हैं ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर है, राइट। तो ये 23 पेयर है, अब ये डिवाइड कर गया तो यहाँ कहाँ कितने रह जाएंगे बेटे, सोचिए जरा, ठीक है, 11 एंड हाफ। तो पॉसिबल है 11 एंड हाफ? नहीं ना, इसको भी 23 पेयर चाहिए, इसको भी 23 पेयर चाहिए। तो इन सबको 23 पेयर चाहिए, इसलिए क्या करता है, ये जो डीएनए है, ये जो डबल हेलिकल मॉडल है, जो पहले बेंड था, ये बाद में सीधा खुल जाएगा, ऐसे ओपन हो गया। अब क्या रहेगा, इसके अंदर फिर प्रोसेस चलती है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, इसकी कॉपी तैयार हो जाती है, यानी कि इधर को पहले ए था ये वाला, और इस तरफ को क्या था, ये टी था, इधर को जी था, इधर को क्या था, सी, इधर को सी लिखा था मैंने, इधर को जी, इधर को क्या था, टी, और इधर को क्या था, ए। फिर ये अपने आप यहाँ टी के, ए के सामने टी, जी के सामने सी, अपने यानी कि एक कॉपी इधर तैयार कर लेगा। समझिए बात कि हमारे पास क्या रहा। फिर समझिए कि इस सेल को डिवाइड होने से पहले डीएनए ने क्या किया, खुद को पहले क्या कर लिया, अपनी एक एक कॉपी तैयार कर ली। कैसे तैयार कर ली, जो उसका पुरानी स्ट्रक्चर थी वो तो थी, ठीक है, ये उसका पुराना स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, ए से टी, जी से सी, सी से जी, और टी से ए। लेकिन बिफोर डिवीजन, क्यों, क्योंकि दोनों सेल को बराबर जाए तो क्या करेगा, ए से टी, जी से सी, सी से जी, और टी से ए। द्वारा से क्या कर लेता है, अपने आप की इस तरह से ये अपनी कॉपी तैयार कर लेता है, ठीक है। इधर टी के सामने ए, और जी, जी के सामने सी, ट्रिपल बॉन्ड, ए से टी है नहीं 10th में। लेकिन आपको जब तक ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, आपको अगली बात ही समझ नहीं आएगी। अब क्या हुआ, इसने दो हिस्सों में अपने आप को बांट दिया। तो जो पहले 23 थे, अब कितने बन गए इसके अंदर, 46 हो गए। अब इस 46 होने के बाद ये अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। लेकिन ध्यान रखना है, ये थोड़ी ऐसा नहीं करता कि ये जो आधा हिस्सा है इसको बोलेगा चलो ठीक है, यू शुड गो टू द न्यू सेल। ऐसा नहीं बोलेगा कि तू न्यू सेल में चला जाएगा, बिकॉज ओनली द डीएनए इज नॉट कैपेबल टू बी रिमेन अलाइव। अब ये खुद अकेला जिंदा नहीं रहता, इट नीड द सेलुलर ऑपरेटर्स। इसको सब कुछ चाहिए, इसको माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए, जो भी सेल के अंदर मटेरियल होता है, गोल्गी ऑपरेटस, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एवरीथिंग शुड बी देयर। सो द न्यू सेलुलर ऑपरेटस इज क्रिएटेड, ठीक है, एंड आफ्टर दैट हाफ ऑफ द कॉपी, इसका हाफ पोर्शन किसको चला गया, जो हमने 46 किया था, सेम कॉपी इज पास टू द, किसको चली गई, टू द न्यू सेल, एंड वन कॉपी इज लेफ्ट इन द प्रीवियस सेल। सेम सिमिलरली प्रोसेस इज देयर। सो दैट्स व्हाई डीएनए कॉपिंग इज नेसेसरी। डीएनए कॉपिंग क्यों नेसेसरी है, ताकि जो न्यू सेल्स बन रहे हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, दे कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, नंबर 1, तो ये जरूरी है। दूसरा, पेरेंट्स के पास भी उतने क्रोमोसोम रह जाए, इसलिए जरूरी है ना। तो ये 2 पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। थर्ड, सम टाइम जरूरी नहीं होगा जी के सामने सी लगे, कई बार हो सकता है गलती से टी लग जाए। जब टी लगा तो यहाँ क्या आ गई, कुछ ना कुछ चेंजेस आ गई। चेंजेस के बाद क्या होगा, न्यू वेरिएशंस आ जाएंगी, और यही वेरिएशन समटाइम्स स्पीसीज को जिंदा रखती हैं। दैट्स व्हाई डीएनए कॉपिंग इज नेसेसरी। तो ये अभी हमने करके समझा है, अब इसको देखते हैं लिखेंगे कैसे। लेट्स फ्रॉम द अबव डिस्कशन, क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी मच क्लियर। जो अभी बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द रीजन दैट प्रोजनी इज सिमिलर टू द पेरेंट्स, कि जो प्रोजनी होती है पेरेंट्स से ज्यादातर सिमिलर ही क्यों होती है। वही बात, ये बच्चों आपका क्वेश्चन है, ये किसी बुक का क्वेश्चन नहीं है, तो मैं आपको उसी क्वेश्चन का आंसर देने लगा हूं। अभी आप समझ भी गए होंगे कि ओनली डीएनए ऑफ द पेरेंट्स इज पास टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड डीएनए हैव द कैपेसिटी टू कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स। सारे कैरेक्टरिस्टिक को कौन कंट्रोल करता है, डीएनए करता है। डीएनए के अंदर वो कैपेसिटी है, तो डीएनए की कॉपी माँ बाप से किसको मिलती है, यंग वंस को जाती है, ठीक है। द सेम कॉपी ऑफ द डीएनए इज पास्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, दैट्स व्हाई दे हैव द सिमिलर कैरेक्टर्स। इसलिए उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो देखिए लिखेंगे कैसे, यहां से क्रोमोसोम कंटेन द डीएनए, राइट, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड दैट हैव जीन्स। हाँ, जीन क्या होता है, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ध्यान रखिएगा, पहले भी आपको लेसन नंबर 9 में बताया था जीन की डेफिनेशन। तो जीन एज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। हम जानते हैं डीएनए जैसी क्या लेके जाएगा, ए टी जी सी जो लेके जाएगा, उसी तरह का क्या बनता है, आगे जाके प्रोटीन बन जाता है। सो टू प्रोड्यूस द यंग वंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, डीएनए कॉपीज आर प्रिपेयर्ड इवन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देखिए सेल डिवीजन के टाइम भी, और जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहा तब भी डीएनए की कॉपीज तैयार की जाती है, राइट।
एंड एक ध्यान रखना है, क्या कहा मैंने, एंड बिफोर सेपरेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ डीएनए, डीएनए के दो सेट के, मैंने कहा दो सेपरेट होने से पहले क्या देना, उसको सेलुलर अपरेटस तैयार करके देना होता है। तो एंड बिफोर सेपरेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ डीएनए एंड पासिंग वन कॉपी टू न्यू सेल, एडिशनल सेलुलर अपरेटस इज क्रिएटेड। देखिए आप, एडिशनल सेलुलर अपरेटस का मतलब पूरे नए सेल बना दिए गए। आप देखिए सेल किसने बनाए, पेरेंट ने। किसकी हेल्प से बनाए, डीएनए की हेल्प से बनाए। अब देखिएगा सेलुलर अपरेटस विल बी सेम, अगर सेलुलर अपरेटस जो आगे जा रहा है वही सेम होगा, देन नेचुरली कैरेक्टरिस्टिक विल बी, जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो भी क्या होंगे, दैट विल बी डेफिनेटली सिमिलर टू द पेरेंट्स, राइट। दिस डीएनए कॉपी कैरी ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो डीएनए कॉपी नए सेल को भेजी उसके अंदर वो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, चाहे वो न्यू सेल है या न्यू ऑर्गेनिज्म है। यही रीजन है कि प्रोजनी इज सिमिलर टू पेरेंट्स, और प्रोजनी क्या रहती है, सिमिलर टू पेरेंट्स रहती है, एंड इट मेंटेन इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स एंड डॉटर सेल और प्रोजनी। पेरेंट्स या डॉटर सेल या प्रोजनी और पेरेंट्स के बीच में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपको सॉल्व हुए हैं। एक तो आपका दिया क्वेश्चन था कि व्हाट इज द रीजन दैट प्रोजनी इज सिमिलर टू द पेरेंट्स, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई डीएनए कॉपिंग इज नेसेसरी। तो आप यहाँ से ये भी बना सकते हैं, राइट। ध्यान रखिएगा, आपकी मर्जी है, अगर डीएनए कॉपिंग को करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे बनाना है थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्रोमोसोम कंटेन डीएनए दैट हैव यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए कॉपिंग की बात कर रहा हूं। डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग द प्रोटीन्स, यहां तक। सो टू प्रोड्यूस द यंग वंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन डीएनए कॉपीज आर प्रिपेयर्ड, यहां तक, ठीक है जी। फिर यहां आ जाइए सीधा, जिन्होंने छोटा करना उन बच्चों को करा रहा हूं मैं। दिस डीएनए कॉपी कैरी ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू न्यू सेल और न्यू ऑर्गेनिज्म, दस प्रोजनी सिमिलर टू द पेरेंट्स एंड मेंटेन इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स एंड, यहां तक आप बात कर सकते हैं। और छोटा करना चाहते हैं, मैं बात करूंगा यहां तक लिख दीजिए। ये जो मैंने क्या किया अभी ब्लैक पेन से किया है, इसको वो बच्चे कर लेंगे जो पूरा याद नहीं कर सकते हैं, वो छोटा याद करना चाहते हैं, तो यहां से यहां तक कर लीजिए, ठीक है। क्रोमोसोम कंटेन डीएनए, ठीक है, दैट हैव द genes as unit of inheritance. DNA is the information source for making the proteins. So produce the young ones during reproduction. DNA copies are prepared. This DNA copy carry all the genetic information to new cell, new generations, and साथ में क्या लिखा है यहाँ से, ठीक है, एंड यहाँ से जाना फिर, एंड मेंटेन इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड डॉटर सेल और प्रोजनी। ये कब लिखना है, जब आपने लिखना है व्हाई, ठीक है, डीएनए कॉपिंग इज नेसेसरी, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं। क्लियर। फिर एक चीज इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूं, प्रोजनी इज सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। पहले बताया आपको कि कार्बन कॉपी नहीं होती, थोड़ा बहुत फर्क होता ही है। क्यों? बिकॉज डीएनए कॉपिंग प्रोसेस इज नॉट एब्सोल्युटली रिलायबल। जब भी कॉपी होती है तो कभी ना कभी कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, इसलिए क्या रहता है, सिमिलर तो होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते। तो ये दो क्वेश्चंस के आंसर यहीं आपको कवर हुए हैं। जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन है, व्हाई सम न्यू बॉर्न इंडिविजुअल्स विद वेरिएशन कैन नॉट सर्वाइव। फिर क्वेश्चन आया था कि जो कई न्यू बॉर्न्स होते हैं उनमें इतनी ज्यादा वेरिएशन होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, ऐसा क्यों होता है? इसको करने से पहले आपको एक डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, दैट इज द निच। ये क्या चीज है? ए हैबिटेट सप्लाइंग द फैक्टर्स नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ स्पीशीज इज नॉन एज निच। ऐसा आवासस्थान जो किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो जो सप्लाई करता है, उसी को हम कहते हैं नॉलेज, राइट। अब यहां से हम देखिए क्या है, मान लीजिए एक टाइगर एक जंगल में रहता है, पहले एग्जांपल समझा रहा हूं, और उसको उस जंगल की जड़ी बूटियां, एनिमल्स जो वो सारे उसकी तरीके से एडजस्टेड है, राइट। अब क्या हुआ, जब उसकी नई प्रोजनी पैदा हुई तो उसके अंदर ऐसी चेंजेस आ गई कि वो क्या हो गया, क्रिपल्ड हो गया। मान लीजिए उसकी टांगों में ताकत ही नहीं रही। पेरेंट्स में इतनी ताकत थी कि वो तेज दौड़ते थे, उन्होंने क्या किया था, तेज दौड़ के किसको, अपने शिकार को पकड़ने की आदत डाल रही थी। लेकिन अब वेरिएशन कहाँ आई, ड्यू टू दैट लैक द मसल्स ऑफ द लेग। जो न्यू बॉर्न जनरेशन आई उसकी टांगों में मसल्स में ताकत ही नहीं, तो क्या वो जंगल में जिंदा रहेगा? क्या वो उस निच के अंदर अडॉप्टेड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो यही रीजन है बेटे इसके पीछे कि कई बार जो वेरिएशंस होती हैं वो उस ऑर्गेनिज्म को उस निच के अनुसार, उस हैबिटेट के अनुसार एडजस्ट नहीं कर पाती, एंड आफ्टर दैट नेचुरली डेथ विल बी देयर। तो आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए जरा प्लीज। Sometime at the time of DNA copying, variation may be so drastic
कि वेरिएशन इतनी ज़्यादा हो जाती हैं दैट डीएनए कॉपी विल नॉट वर्क। अब जो डीएनए कॉपी तैयार हो जाती है दैट विल नॉट वर्क किस किस के साथ, नंबर वन विद द प्रीवियस सेलुलर ऑपरेटर्स के साथ ही काम नहीं करती। हमने कहा जो पिछला सेल बना होगा उसके अंदर डीएनए जाएगा, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ है, ये कुछ और बना रहे हैं, ये चाहता कुछ और है, तो पहली तो बात कई बार वहीं डेड हो जाती है, ठीक है। और या फिर किसके साथ, वो निच के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है तो भी उसको प्रॉब्लम हो जाती है। सो द इंडिविजुअल विद सच वेरिएशन विल सिंपली डाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्लियर हो गया होगा। क्या कहा मैंने, कई बार डीएनए कॉपिंग इतनी वेरिएशन के साथ हो जाती है कि पहली बार डीएनए कॉपिंग विद द प्रीवियस सेलुलर ऑपरेटर्स के साथ काम नहीं करती। हमने कहा कि डीएनए कॉपी को सेपरेट होने से पहले, यहाँ पढ़ा हमने, पढ़ा ना, सेपरेट होने से पहले क्या होगा, उसके लिए एक पूरा सेलुलर ऑपरेटर्स तैयार होता है। तो ऑपरेटर्स कौन तैयार कर रहा, पिछला डीएनए, राइट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई, इस डीएनए की कॉपी में, जहाँ जी के सामने सी जुड़ना था लेकिन आ क्या गया, जी के सामने टी आ गया, राइट। तो इट मीन्स इट विल नॉट गेट एडजस्टेड विद दिस सेलुलर ऑपरेटर्स, तो ये तो यही डेथ हो जाएगी। तो ये इसकी बात की जाती है, राइट। और एक और क्वेश्चन है जो हमें लास्ट में डिस्कस करना है, व्हाई इज वेरिएशंस बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी टू इंडिविजुअल। कि एक जो वेरिएशंस आती हैं वो किसी स्पीशीज के लिए तो ठीक है, इंडिविजुअल के लिए इतना नहीं रहता है, ठीक है। वही पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, आप तब तक पढ़ना चाहें साथ साथ पढ़ सकते हैं। क्या होता है जब डीएनए कॉपिंग रहती है बेटे, तो वो क्या कर रही है, उसकी बॉडी डिजाइन को, उसके फीचर्स को, उसको मेंटेन करके रखती है ना। और दैट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर निच, जहां उसके, जैसे मैंने टाइगर की बात की, जिस हैबिटेट में उसके पेरेंट्स रहते हैं उस निच को यूज करने के कैपेबल बना लेती है। लेकिन ये निच किसके ऊपर है, ये जो हैबिटेट है ये किस पे डिपेंडेंट है। अगर टाइगर चाहेगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि उसके चाहने पे ही वो जंगल के जानवर बोलेंगे धीरे दौड़, तो डियर की स्पीड कम हो जाएगी। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। डियर तो नेचुरली ही हैव टू सेव हिज स्किन, उसको तो बचना है, उसको तो अपनी जान बचानी है, तो वो इसके ऊपर थोड़ी डिपेंड करेगा, समझ गए ना। तो ये जो निचेस रहते हैं या जो हैबिटेट होती है दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल के ऊपर नहीं होता। अगर ये निचेस क्या कर जाते हैं, बहुत ज्यादा चेंज कर जाते हैं, तो ऑर्गेनिज्म सारे मर जाएंगे। तो वहां के ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन मैं एक और दूसरी तरफ से एग्जांपल देता हूं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मर गए, राइट। लेकिन वही टाइगर जिसकी टांगें क्या हुई थी, बड़ी कमजोर थी, उसकी टेम्परेचर को सहने की ताकत बढ़ गई, वो 10 दिन तक प्यासा रह सकता है। उसके अंदर वेरिएशन आ गई दैट ही विल रिमेन अलाइव विदाउट वाटर फॉर 10 to 20 days और 30 days। अब सोचिए क्या हुआ, इन द समर देयर इज लॉट ऑफ हीट इज देयर, इतनी गर्मी पड़ेगी, वाटर इज नॉट देयर। अब क्या होगा, बाकी सारे मर जाएंगे और वो अकेला जिंदा रह जाएगा ना। एंड फॉर द नेक्स्ट सीजन जब भी कभी अगर सूटेबल प्रॉब्लम आ जाती है तो वो किसको फिर से एक नया वही टाइगर्स की द्वारा पूरी की पूरी स्पीसीज को जिंदा कर देगा, उनको बचा के रख लेगा, ठीक है ना। तो ये इसलिए जरूरी है कि एक स्पीसीज को द्वारा से मेंटेन कर लेती हैं जो वेरिएशंस होती हैं। आपकी बुक में भी एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कोई चेंजेस आए, चेंजेस के बाद क्या हुआ, एक ऐसा बैक्टीरिया तैयार हो गया दैट इज हीट टॉलरेंट, जो क्या है, हीट टॉलरेंट है, ठीक है। बाकी सारे हीट टॉलरेंट नहीं है। एट द टाइम ऑफ वहां क्या हो गया, मीटराइट स्ट्राइक हो गए, उल्का पिंड गिर गए, टेम्परेचर उस जगह का बढ़ गया, अब सारे के सारे दूसरे बैक्टीरिया मर जाएंगे। ये वाले जो कुछ बैक्टीरिया विद द वेरिएशन ऑफ द हीट टॉलरेंस रहेंगे वो जिंदा रहेंगे। अगर जो जिंदा रहे तो क्या करेंगे, नेचुरली द्वारा बैक्टीरिया की प्रोजनी तैयार कर देंगे। तो दैट्स वाई। अब लिखेंगे कैसे, अब लिखने की बारी आ गई है, समझा, आई होप समझ चुके होंगे आप। डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिजाइन फीचर्स दैट अलाउ एन ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट, ये आपको बता दिया, ठीक है। डीएनए कॉपिंग जब भी रिप्रोडक्शन होती है वो उसी चीज को मेंटेन करता है जिस निच पे, जिस हैबिटेट में वो रह रहा है, ताकि बाद में ऑर्गेनिज्म उसको यूज कर सके। लेकिन बताया however niches are not under the control of organism, लेकिन जो niches होते हैं ये ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं होते, ये बदल सकते हैं। इफ द niche were drastically altered the population cannot adjust themselves, तो पूरी की पूरी रहने वाली जो जनसंख्या ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगी with the change, जो चेंज आएगा। however if some variations were there in some individual population, उस पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल्स में अगर ऐसी कोई वेरिएशन हो गई, हैविंग कैपेसिटी टू टॉलरेट दैट चेंज, कि उस टॉलरेट, जैसे मैंने कहा अभी बैक्टीरिया टेम्परेचर को सह लेगा, जब वो हमारा टाइगर था वो बड़ा ज्यादा प्यास को सह सकता था, तो हैविंग कैपेसिटी टू टॉलरेट द चेंज, तो उस चेंज को जो टॉलरेट कर सकते थे, ओनली दोज इंडिविजुअल विल रिमेन अलाइव एंड कंटिन्यू द स्पीशीज, बाकी सब मर जाएंगे और वो स्पीशीज को मेंटेन करके रखें। तो दिस इज 2 or 3 क्वेश्चंस एज पर योर चॉइस। आई होप आप समझ लेंगे, आप लिख सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। तो
थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।